जैविक किसान, गर्व से कहता हूँ मैं जैविक किसान। जाओ हाँ। तो आपको ये देखना है कि ये जैविक कर रहा है कि नहीं कर रहा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरर साथी पर। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाने वाले हैं जिनको राजस्थान में कृषि वैज्ञानिक की उपाधि सरकार द्वारा दी गई है और जैविक खाद जो केचुए से बनती है उनको इस खाद का जनक माना जाता है राजस्थान के अंदर। इन्होंने बताया कि सर्वप्रथम इन्होंने ही राजस्थान के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट लाया गया है इनके द्वारा और इनको इसी वजह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत पद्मश्री भी मिल चुका है। तो चलिए आपको हम आज उनसे मिलाते हैं और उनका परिचय करवाते हैं कि कैसे उनकी जर्नी रही है और क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां पाई है। राम जी, राम। जो किसान के बारे में हमने आपको बताया था वो यही है। इनसे जानेंगे कि ये क्या करते हैं ऐसा और खेती में इन्होंने क्या क्या किया है, ये इनसे जानेंगे। तो मैं जगदीश प्रसाद पाजी जी, निवासी ग्राम मजीदगढ़, तहसील श्री माधोपुर, जिला श्री नीमका थाना, राजस्थान राज्य अंतर्गत का एक किसान हूँ जी। जैविक किसान, गर्व से कहता हूँ मैं जैविक किसान। मैं ज्यादातर सब्जी की खेती करता हूँ। सब्जी में हर तरह की सीजनेबल सब्जी जी। और सब्जी के अलावा फल फ्रूट, जिनमें मुख्यतः नींबू, करूंदा, अनार, ये जो सब चीजें लोकल यहाँ जो बेलपत्र, ये सेंजरा लग रहा है सामने सेंजरा, ये सब चीजें जो है जो पहले प्राकृतिक सब्जियां थी जी, वो आज मेडिसिन बन गई और जो जहर की खेती सब्जियां थी उसको हम प्रयोग में ले रहे हैं। पहले वाली को हमने खाना छोड़ दिया है। जी। तो मैं ये खेती कर रहा हूँ, जहर मुक्त खेती है, किसी तरह का कोई रसायन नहीं है। मेरे पास 400 पेड़ अनार के थे, लेकिन यहाँ बंदरों की संख्या काफी होने की वजह से और दूसरी समस्या ये थी कि पानी बहुत कम है। मैं केवल वाटर रिचार्ज करके बहते हुए पानी को रोक करके और 7.5 HP की मोटर विद्युत की और 5 HP की सौर ऊर्जा से सब्जी कर रहा हूँ। बाकी क्षेत्र में पीने के लिए पानी 400 रुपए का एक टैंकर आता है जी। तो ऐसी स्थिति में मैंने एक बिल्डिंग बनाई है और उस बिल्डिंग का मुख्य उद्देश्य ये था मेरा कि इसमें जब शादी विवाह हो उस वक्त तो मैं शादी विवाह कर दूं। अच्छा, वो समाज का काम हो जाएगा। उससे जो पैसे आए उसमें इसके निर्माणाधीन रख रखाव में वो खर्च हो जाए और उन्हीं पैसों में एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मैं इसको चलाना चाहता हूँ, ताकि अगर 50 किसान 60 किसान यहाँ पर आए तो उनको तो वो उनके लिए आवासीय जगह भी हो, फ्लैट पाथ की सुविधा भी उनको उपलब्ध हो, उनके पास रसोई वगैरह भी सब उपलब्ध हो और उनके ट्रेनिंग के लिए मैं तो जो जितना हूँ और भी प्रशिक्षक जो है वो उनको देने के लिए आप बुलाएं, उनको भी हम कुछ दे करके बुलाएं और उनको 2 दिन 3 दिन रोक करके और बुलाएं। इस तरह से मैंने ये किया है निर्माण, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। जी। मतलब इन पौधों के अलावा और कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं आपने? ये लगा रखे हैं नींबू है, अच्छा, बेलपत्र है, अच्छा, सेंजना है, अच्छा, सहजन जिसे बोला जाता है, जिसे बोलते हैं। इसके 50 पेड़ है। अच्छा। और करीब करीब जो मुझे मिलता गया मैं लगाता हर तरह की। अच्छा। इसमें गोभी लगेगी अब हाँ, तो ये पत्ता गोभी के लिए तैयार होगी, बाद करके तैयार कर दिया, खरपतवार जो हो जिसमें हो जाए और इसमें वो लगेगी। सामने वाली जमीन में गुआर बो रखा है, अच्छा, तो अब उसको कटवा करके गुआर का खाद बना लेंगे, उसमें गोभी की तीसरी वाली फसल, इस तरह से 3-4 फसल लेगी। ये जो सामने वाली जमीन है इसमें धनिया, पालक, चुकंदर, मूली वगैरह ये सब। अच्छा, सामने नींबू है, हाँ नींबू सारे नींबू के हैं। और ये लेसवा, हाँ लेसवे कितने लगभग? 2-3।
ये नींबू आप देसी नींबू है ये। तो भाई साहब जी ये कौन सा मतलब कौन सी किस्म का है? ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड है? हाँ। देसी वाला नहीं है? इसका देसी वाला वो सामने। अच्छा ये हाइब्रिड है, इसके बारे में बताइए थोड़ा पहले। ये हाइब्रिड है। अच्छा ये लग रहा, ये लग रही है। अच्छा। और इनसे क्या होता है कि मेरे को 40-50 हजार रुपए साल के मिल जाते हैं इनसे? हाँ। और ये आपके नागौर में जाकर के ज्यादा बिकते हैं। अच्छा। गर्मी के मौसम में नींबू से इनसे लाख रुपए महीने के करीब मुझे आय हो जाती है। अच्छा। फलदार पेड़ों से। और मेरे को ये शौक है क्योंकि मेरे जितने भी पेड़ मिलेंगे आपको जमीन के चारों तरफ मिलेंगे। अच्छा। ताकि वो जो बची हुई जमीन है उसका भी उपयोग हो सके। एक बात तो ये जी। दूसरी बात बीच में खेती भी हो सके। अच्छा। तीसरी बात हर तरह के फल हो ताकि हर सीजन में हम उनकी रखवाली कर सकें। ताकि खेत पर मेड़ भी बनाने की मेड़ का काम करते हैं। अच्छा मेड़ का काम करती है। और ये इसमें क्या फर्क है? इसमें ये तो आपने हाइब्रिड बनाया है, देसी वैरायटी। अच्छा। तो इसमें हाइब्रिड में और इसमें क्या फर्क? हाइब्रिड में वजन ज्यादा होता है, 901 किलो तक का हो जाता है। ठीक है। और वैसे हर बीज तो 700 ग्राम तक का हो ही जाता है। अच्छा। ये 300-400 ग्राम के होते हैं। अच्छा। ये टेस्टी होते हैं, रख रखाव में ज्यादा वो होते हैं, मतलब ज्यादा दिन तक चलते हैं। एक पेड़ के ऊपर जितना ये वजन आता है उतना हाइब्रिड का वजन नहीं आता। अच्छा। इसका वजन अच्छा मिलता है। देखिए इससे सबसे ज्यादा बड़ा फायदा क्या है? क्या? ये जो सर्दी में उत्तर वाली हवा आती है, अच्छा, उसको आधी को तो गांव की ये रोक लेता है, और बाकी की जो आधी हवा है ये मेड़ के ऊपर लगे हुए हैं। तो जो पीछे वाली की जो आगे वाली मेरी जमीन है, अच्छा, उसमें सर्दी का प्रभाव एकदम कम होता है, हाँ। क्योंकि ये उत्तर दिशा में पूरी मेड़ के ऊपर पेड़ लगा। आधा तो ये गांव का जो मकान वगैरह है वो रोक लेते हैं। इस जमीन के लिए तो वो रोक लेते हैं, हाँ। और इसके लिए जमीन के लिए ये रोक लेते हैं। खाद कैसा देते हो, फिर कहाँ से बनाते हो, उसका दिखाएंगे कुछ? अच्छा। देखो ये खड्डा बनाया हुआ था, और क्या ये वाला ये खड्डा यहाँ बनाया हुआ, ये खड्डा बना। अच्छा, ये वो खाद के लिए, वो खाद का भर दिया। अच्छा, ये खाद के लिए खोती बरसात आ गई रुक गई। अच्छा, ये वाला हाँ, ये देते होंगे आप ना? हाँ, इनमें खाद, ये जो खाद है, हाँ, ये देते हो? हाँ, ये अच्छा, हाँ, ये वाली, हाँ, ये भी और ये जैविक खेती का है क्या उदाहरण? ये है जैविक खेती का उदाहरण। अच्छा, क्योंकि इस जमीन में ये केंचुआ है, हाँ, ये केंचुआ है, हाँ, ये केंचुआ है, ये केंचुआ, ये केंचुआ, हाँ, ये केंचुआ रहा। अच्छा, ये केंचुए हैं ये सब। अच्छा, ये जो मिट्टी को पोली बना रहे हैं, मिट्टी को खा करके मिट्टी को वापस गोलियों के रूप में बाहर निकाल रहे हैं जी। तो आप जहां भी जाओ, हाँ, तो आपको ये देखना है कि ये जैविक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, तो उसको परखने के लिए आपको क्या करना है, किसान के यहाँ जाओ और किसान की मिट्टी को देखो। अगर किसान की मिट्टी पर हर 2 इंची 3 इंची पर बारीक गोलियां चीनी के दाने के मुकाबले या होम्योपैथिक की जो दवा में गोलियां मिलती है, वैसे 100-100, 200, 400 अगर दाने एक जगह आपको मिल जाए, तो ये मान लो ये किसान वास्तव में जैविक करता है। और जो ये नहीं मिलेंगे तो ये मानो कि ये जैविक नहीं कर रहा है। अच्छा, क्योंकि जो रसायन से करेगा ये केंचुए मर जाएंगे। अच्छा, और जब ये मर जाएंगे तो फिर मिट्टी फर्टिलाइजर कहाँ से करेंगे। तो मेरे को सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेरी जमीन में कृषि विभाग जयपुर वालों ने एक में करीब 1 स्क्वायर फीट में करीब 40 केंचुए निकाले हैं। और वो केंचुए निकालते हुए एक ही फोटो मेरे पास है, उनका प्रमाण पत्र मेरे पास है। तो ये इसके बारे में बताइए वैसा पहले। मैं 1957 से मेरे मामा जी के साथ पढ़ाई के साथ साथ खेती कार्य में भी लगा हुआ, और 10वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ करके ONGC में सर्विस लग गया, और 8 महीने तक कोई खेती नहीं की। अच्छा। फिर वहाँ से मुझे रास नहीं आया, क्योंकि मैं यहाँ अच्छी कमाई करता था और वहाँ पर मुझे पैसे कम मिलते थे जी। इसलिए वो छोड़ करके
मैं आ गया वापस सन 1970 से स्वतंत्र रूप से मैं खेती करता आ रहा हूँ। अच्छा। और खेती में विशेषकर सब्जियाँ ऑल सीजन, जो हर सीजन में इस हाँ, ऋतु दर ऋतु जो सब्जियाँ होती है, तो हर ऋतु की जो सब्जियाँ होती है, अच्छा, वो करते हो वो मैं करता आया जी। लेकिन उसके साथ फिर बाद में मैंने पढ़ाई भी शुरू की। अच्छा। और मैट्रिक से लेकर के बीए तक फिर मैंने प्राइवेट वो किया। अच्छा। बीए में आखिरी में मुझे सफलता नहीं मिली, क्योंकि जिस दिन लास्ट मेरा बीए में पॉलिटिकल साइंस से सेकंड पेपर था, उस वक्त मेरे पिताजी का देहांत हो गया जी। और मैं अकेला लड़का था, उनके मैं जा नहीं सका। हाँ। और मैंने छोड़ दी जी। और मैंने पूर्ण रूप से खेती करना शुरू कर दिया। अच्छा। मेरा ये रहा कि मैं जैसे खिलाड़ी अपना विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं, वैसे मैं क्यों नहीं विश्व रिकॉर्ड बनाऊं जी। तो विश्व रिकॉर्ड के उसमें आकर के मैंने हर सब्जी का वेट बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, जो भी सब्जी उगाई जो भी सब्जी उगाता उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में वो श्रेष्ठ हो। अच्छा। और उसको देखकर हर ग्राहक का अट्रैक्शन हो कि मैं ये सब्जी खरीदूँ। उस सब्जी की सबसे बड़ी ये विशेषता थी कि आज तक मैंने मृदा में मेरे हाथ से किसी प्रकार का केमिकल और किसी प्रकार का पेस्टिसाइड वगैरह, रसायन वगैरह, जो भी कुछ जहर था, अच्छा, वो नहीं डाला। अच्छा। केवल देसी खाद से तैयार की, जो क्वालिटी और क्वांटिटी में श्रेष्ठ थी। और जब भी मेरी मंडी में आसपास के क्षेत्र में मेरी सब्जी जाती, अच्छा, तो पहले मेरी बिकती, हाँ, उसके बाद अन्य की बिकती। हाँ, तो और मुझे ऐसा पैसा मिलता। अच्छा। फिर धीरे धीरे जब मेरी रुचि हो गई ना कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाऊं, तो मैं धीरे धीरे इन सब्जियों को बढ़ाता रहा। समय पर खाद, समय पर पानी, समय पर निराई गुड़ाई, ये करते करते और मैंने इसका वजन बढ़ाया। लास्ट जब गोभी का वजन मैंने 12 किलो तक का कर लिया जी। उस वक्त मेरी तुरई की लंबाई थी 7 फुट। 7 फुट 7 फीट जी। जो प्रमाणित मैं दे रहा हूँ जी। घिया 6 फीट लंबी। अच्छा। कद्दू 86 किलो 86 किलो 86 kg। और एक पेड़ पर 150 मिर्ची, एक ही पेड़ पर? एक ही पेड़ पर 150 मिर्ची एक साथ लगी हुई। बैंगन गोल 3 किलो का एक लंबा बैंगन, 1.5 इंची मोटा और 1 मीटर लंबा। 1 मीटर वाला 1 मीटर जो रिकॉर्डेड है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है। इसके अलावा पत्ता गोभी, हाँ, उस वक्त 8 किलो थी, लास्ट तक 12 किलो तो कर दी फिर मैंने। और एक पेड़ पर 400 ग्राम तक के नींबू लगा दिए। और प्याज आधा किलो, गाजर 2.5 फीट लंबी, ये सब सब्जियों का मैंने खूब बढ़ाया। बाद में मेरे कुछ जो अजीज जानकार और उम्र लिए हुए व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि एक साथ सब चीज़ों को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छा। इसलिए इनमें से एक चीज़ को चुन लो। अच्छा। और एक चीज़ को चुन करके आगे बढ़ोगे तो ही विश्व रिकॉर्ड बनेगा, नहीं तो सभी में नहीं बनेगा। अच्छा। तो मैंने सबको छोड़ दिया, खेती करता रहा लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया और केवल फूल गोभी पर ध्यान दिया। उसका वजन वो 12 किलो से बढ़ाता बढ़ाता लास्ट मैंने 25 किलो 150 ग्राम तक कर लिया, जबकि विश्व रिकॉर्ड था 26 किलो का। अच्छा। मेरा आखिरी उद्देश्य था कि मैं इसको विश्व रिकॉर्ड बनाऊं। और दुर्भाग्य है कि मेरा विश्व रिकॉर्ड मेरा बन भी चुका था, लेकिन एक तो मेरे साथ में कोई था नहीं। सरकारी नुमाइंदों ने इतना वो नहीं लिया। तो उस वक्त हमारे स्टेट के, हमारे प्रांत के गवर्नर थे कल्याण सिंह जी के पास लेकर के गया मैं। तो कल्याण सिंह जी ने क्या किया कि वो ले जा करके रख दिया और रखने के बाद उसके पत्ते तोड़ दिए उन्होंने। अच्छा। पत्ते तोड़ने के बाद में उसका वजन 19 किलो के करीब हुआ। अच्छा। तब उन्होंने बताया ये तो केवल मात्र 19 किलो का है। अच्छा। तो उनके जो एडीसी थे, अच्छा, उन्होंने तुरंत मोबाइल पे, मैंने उनसे कहा कि विश्व रिकॉर्ड 26 किलो का पत्तों सहित है। अच्छा। तो उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से निकाला और देखा। तो पत्तों सही थे, 26 किलो का था। और जब मेरे पत्तों को फूल को तोड़ा गया तो वो 27 किलो से भी ऊपर चला गया। अच्छा। लेकिन वो पत्ते उन्होंने तोड़ दिए। अब उस वक्त कहाँ मैं गिनीज वालों को दिखाऊं, किनको दिखाऊं।
और कोई प्रमाण पत्र उन्होंने नहीं, उन्होंने तो ये और किया कि कहाँ से लाए हो ये गोभी, जबकि हमारे यूपी में कहीं नहीं है। और दूसरे दिन तुरंत मेरी जांच करने के लिए उन्होंने दूरदर्शन केंद्र से एक टीम को भेजा और फिर टीम ने आकर के उनको तरह तरह के बड़े बड़े फूल, जिनकी भी फ़ोटो में भेज रहा हूँ, वो दिखाई, तब उनको विश्वास हुआ कि वास्तव में है। लेकिन उन्होंने कहा भाई जैसा हो गया वो हो गया, अब आगे कोशिश करो। तो इस तरह से मेरे साथ होता गया और बाद में मेरी भी कुछ रुचि कम हो गई, क्योंकि सरकार तो कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेरा तो मात्र उद्देश्य ये था कि हमारी जो गोभी है वो विश्व में पहले नंबर पर आए, उन मेरे देश का नाम हो। लेकिन कुछ तो क्या है कि उम्र का हिसाब हो गया। अच्छा। कुछ पानी की कमी आ गई और कुछ है जो सहायता की कमी है। और खेती, हर आदमी तो जो भी होता है वो आर्थिक स्थिति से हमेशा ही कमज़ोर होता है, इसलिए सभी जो फैक्ट्स जो थे वो एक साथ हो गए और मैं आगे नहीं बढ़ पाया। फिर भी मेरी ये कोशिश है कि मैं इसको पूरा करके रहूँगा। अच्छी कोशिश है वैसे आपकी। हाँ। और आपको ये जो अवार्ड मिले हैं, मैंने अभी देखे अभी बहुत सारे, ये कौन कौन से बताएंगे आप? ये मेरे को कई तरह के अवार्ड, कई तरह के स्टेट अवार्ड मिल चुके हैं। और मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ जी। और इसके अध्यक्ष जो भी राष्ट्रपति होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। अच्छा। और वैसे मैं फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझे सृष्टि सम्मान दिया था। इसके अलावा कई स्टेट अवार्ड भी मुझे मिले हैं। जगजीवन राम पुरस्कार भी मिला है। लिम्का बुक में मेरा नाम 2001 में इसमें दर्ज हो गया। पेज नंबर 17 पर 2001 का जो है उसमें पेज नंबर 17 पर हो गया। और ये रहा, ये देखो दोस्तों, ये जो लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है ना, लिम्का बुक ऑफ, उसमें इनका नाम दर्ज हुआ है, जगदीश प्रसाद पारिक ऑफ सीकर, राजस्थान। 1999 में इनको मिला था ये। और इस तरह से आज तक ये करता रहा हूँ जी। और बहुत स्टेट अवार्ड वगैरह सब मैंने ले लिए। और 2019 में देश में सबसे पहला पुरस्कार जैविक खेती का मुझे मिला था। अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। और 2019 के बाद से अब तक भी कृषि क्षेत्र में जैविक खेती में केवल मेरे पास ही है और अभी तक किसी को अन्य और कोई को मिला नहीं। एकमात्र मैं किसान हूँ जैविक खेती का। अच्छा। जो केवल जैविक खेती करता आ रहा हूँ और जैविक खेती से ही हर तरह का जो उत्पादन है वो उत्पादन कर रहा हूँ। कृषि के मामले में दिया गया आपको ये? कृषि के मामले एक बार बताएंगे ये पद्म श्री। अच्छा। ये 2 मिलते हैं। एक ये तो कहीं भी आने जाने के समय ये लगाया जाता है। अच्छा। और ये राष्ट्रीय पर्व। अच्छा। और जैसे राष्ट्रपति जी के सामने ऐसे जाने पर ये लगाया जाता है। अच्छा। ये 2 होते हैं। हाँ। ये कहीं भी लोकल में छोटा और ये बड़ा कहीं भी लगा है। ये इसमें दिया गया है, सर्टिफिकेट है इसमें। अच्छा। तो वो सर्टिफिकेट जो दिया गया है वो इसमें पैक करके दिया गया है अंदर। जो भी लोन जो सबका केचुआ खाद का खड्डा भी लोग। अच्छा, तो आपने शुरू करवाया था ये केचुआ वाला? हाँ। नहीं, राजस्थान में पहले केचुआ के बारे में जानता है? जानते तो सब थे लेकिन कर कोई नहीं रहा था। सबसे पहला आदमी जो केचुआ खाद बनाई राजस्थान। अच्छा, ये बात तो हमें अभी पता चली। राजस्थान में अभी तो बहुत सारे कर रहे हैं केचुए की खेती। अब तो करवा लगा और तो मैं तो करीब 70-71 के करीब ही बता दिए 1971 में। हाँ, 1971। हाँ, 70 में या 71 में। हमारा हर किसान मृदा में भयंकर मात्रा में रासायन डाल रहा है जी। और जिसके दुष्परिणाम जो हो रहे हैं हाँ। वो जग जाहिर है, ऐसी बात नहीं है, किसी से छुपे हुए नहीं जी। लेकिन अब 5 साल से करीब जैविक खेती करने वालों की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और ज़्यादा तो मैं नहीं मानता, लेकिन 20% किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती, जिन्होंने जैविक खेती करना शुरू कर दिया 5 साल से। प्रधानमंत्री जी का ये सपना था कि आम आदमी की थाली से जहर को बाहर निकालना है।
तो इसके लिए मैंने अथक प्रयास किए। 20-20, 25-25 किसानों की टोलियां बना करके उनको जैविक कृषि के प्रशिक्षण दिए। अपने राजस्थान की करीब, राजस्थान से बाहर भी गया हुआ हूँ मैं अन्य स्टेटों में, लेकिन राजस्थान की 8 यूनिवर्सिटियों के जैविक खेती के प्रमाण पत्र मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, 8 की यूनिवर्सिटी, तो उनमें सब में मैंने जा करके हर को यही बताया है कि जो अपनी परंपरागत खेती थी, जैव मुक्त खेती है, वो हमें करना है। मेरी एक लेख पढ़ करके, जब आसाम में चाय के बगीचों में पत्तियों में ऐसी भयंकर बीमारी हो गई थी, तो वहाँ जो एक एक गार्डन में 9-9, 10-10 लाख रुपए का स्प्रे किया जाता था रासायनिक जहर का, और जंगलों से आकर के हाथी उनको खाते, वो मरते, तो उनके ऊपर केस वगैरह बनता। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, रसायन पर पाबंदी लगा दी। आम आदमी तक पहुँचाने के लिए मेरे जो 70 वर्ष के एग्रीकल्चर में इसके जो अनुभव हैं, उन अनुभवों को और तो मैं ज़्यादा नहीं लिख सका, लेकिन कोविड-19 में जब बाहर नहीं निकला, वैसे तो मेरे को समय नहीं मिला, उस वक्त मैंने एक छोटी सी किताब लिखी करीब 150-200 पेजों की, जिसका नाम है परंपरागत एवं जैविक खेती, जिसकी पुस्तक आपके सामने है। और इसकी मैंने कोई कीमत नहीं रखी और करीब 2000 प्रतियां छपवा करके और उन किसानों को दी गई जो मैट्रिक से कम पढ़े लिखे थे, खेती में उनका रुझान ज़्यादा था, जैविक खेती की ओर आकर्षित थे, तो उनको बिना किसी कीमत के मैंने दी है। और वो भी पढ़े, अपने साथ वालों को भी पढ़ाए, ताकि हम जो वापस घूम करके और जैविक खेती की ओर आए। ये मेरा प्रयास आया है और मैं प्रयास के लिए आगामी भी यही चाहता हूँ कि हर किसान रसायन से दूर हो करके सिर्फ जैविक खाए, जैविक करे। एक कहावत है कि एक मच्छर है, वो बहुत छोटा जानवर है, बहुत छोटा कीट है, बहुत छोटा। अच्छा। कीटाणु है, कीट नहीं कीटाणु है। लेकिन जब वो इतना मच्छर इतना छोटा है तो उसके दिमाग भी कितना होगा, बिल्कुल मामूली, लेकिन उसमें कितनी समझ है। एक लेखक ने किया है कि मॉस्किटो ले देयर एग इन नीट एंड क्लीन वाटर, बट मॉस्किटो लिव इन डर्टी ड्रेन एंड स्टैंडिंग वाटर। वो ठहरे हुए और गंदे पानी की नालियों में रुकता है, लेकिन अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वो अपने अंडों को है इतना सार संभाल करके हमारे पीने के जो पानी के घड़े हैं उनमें या स्वच्छ जगह अंडे देता है। तो एक इतने से मामूली कीट को अपने बच्चों के प्रति इतना है, लेकिन हमारे जो जनता है, हमारे जो किसान हैं, जिनको बच्चों की परवाह नहीं, जो जहर की सब्जियां ले जा करके उनको खिलाते हैं, जहर के फल उनको ले जाकर खिलाते हैं, जहर का अनाज उनको खिलाते हैं, तेल और मसाले के रूप में उनको जहर खिला रहे हैं। तो मैं सबसे ये कहूँगा, इन बीमारियों से दूर रहूँ, ताकि घर से बीमारियाँ दूर रहें, शुद्ध खाने को मिले, दीर्घायु हो। और इसके साथ ही में सबसे नमस्कार। अच्छा, यहाँ पर आराम से 300 आदमी बैठ करके खाना खा सकते हैं जी। वो सामने लगी हुई है पानी की टंकी, जो करीब 12,000 लीटर तक उसमें पानी आता है। तो उसमें वो आराम से उनका भोजन बन जाए, वो आदमी यहाँ रुके तो 2-3 दिन के लिए पानी पी लें जी, और उनका स्नान वगैरह, कपड़े वगैरह धोने का सारा उनको पानी प्राप्त हो जी। उनके द्वारा जो पानी व्यर्थ किया जाए जी, उसके लिए एक टैंक बनाया है नीचे ज़मीन में, उसमें पानी डल जाएगा और उस डले हुए पानी से फिटकरी डाल करके उसको साफ कर लेंगे और उसको इन पेड़ पौधों में दे दिया जाएगा। अच्छा, पानी का भी पानी भी व्यर्थ नहीं, रीयूज करके। हाँ, इस तरह से मैंने जी। ये 60x70 का हॉल है। अच्छा, इसमें आराम से 500 व्यक्ति बैठ करके प्रशिक्षण ले सकते हैं कृषि का। हाँ, सिर्फ कृषि का। 78 वर्ष की उम्र में हूँ, तो अब मेरी ये आंख आती, मैंने किसानों के लिए क्या किया, तो सबसे कम से कम ये तो करूँगा मैं कि किसानों को ज़िले का सबसे बड़ा कृषि प्रशिक्षण केंद्र दे, ताकि मतलब यहाँ आकर के किसान आराम से प्रशिक्षण ले सके और वो लाभान्वित हो सके।
दोस्तों जैसा कि इन्होंने ये कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया है यहाँ पे, ये इनके ज़िले का पहला है जो इन्होंने बनाया है। ये बता रहे हैं कि जो ये प्रशिक्षण देंगे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेंगे उनसे, उनके लिए रहने की व्यवस्था फ्री है, खाने की व्यवस्था फ्री है। जो भी खर्चा, जो भी किसान यहाँ से खेती के बारे में सीखने आने वाला है उनके लिए सब व्यवस्था ये फ्री कर रहे हैं। उसी के लिए इस 78 वर्ष की उम्र में ये दिन रात काम कर रहे हैं। सरकार से आज तक मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, मैंने किसी तरह का कोई अनुदान, वृद्धावस्था पेंशन या जो किसान को प्रधानमंत्री जी की तरफ से पैसे मिल रहे हैं वो भूमि के ऊपर किसी तरह का मैंने हाथ बांट करके सरकार के सामने कुछ नहीं लिया है। अच्छा। मात्र जो भी मैंने अर्जित किया है जी, वो सर के ऊपर टोकरी ले करके सब्जी बेच करके, मंडियों में सब्जी बेच करके और उत्पादन करके अर्न किया है, जिससे मैंने ये जीवन के आखिरी पड़ाव में ये बना लिया। अब ये बन गया, लेकिन इसमें रोज़ खर्चा कहाँ से आए, इसके लिए मैंने इसको क्या किया है, जगदीश मैरिज गार्डन के नाम से नाम दिया है। जगदीश जो मेरा नाम है जगदीश, अच्छा, उसके नाम से दिया है, इसके नाम से बोर्ड लगा है। अच्छा। लेकिन उस बोर्ड के पीछे जो उद्देश्य है मेरा ये है, मैं ज़िले के बाहर के, हमारी स्टेट के या स्टेट से भी बाहर जो आने वाले हैं उनको खर्चा किराया तो मैं दे नहीं सकता, सही बात, लेकिन फिर भी अच्छा, उनकी चाय पानी, नाश्ता, भोजन, नहाने धोने की व्यवस्था और उनके रहने की व्यवस्था जो भी आपसे बन पाएगा ये मैं स्वयं के खर्चे से करूँगा। अच्छा। वो खर्चा कहाँ से आए जी, इसके लिए जो मुझे विवाह स्थल से होने वाली जो आय है, अच्छा, उसमें से मैं परिवार का पालन अच्छा, और परिवार के साथ ये जो उनका प्रशिक्षण वालों को प्रशिक्षण, अच्छा, और मेरा यही उद्देश्य है कि हर महीने में 1-2 प्रशिक्षण तो यहाँ होने ही चाहिए। अच्छा। अब उन प्रशिक्षणों में अगर कोई सहयोग करने के लिए अधिकारी, कृषि अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ जी, या सरकार की तरफ से कोई आए अच्छा, तो उनका स्वागत है। अच्छा, अगर वो निःशुल्क नहीं आना चाहें हाँ, तो उनकी भी जो फीस होती है अच्छा, वो मैं अदा करके उनको बुलाऊंगा। अच्छा, लेकिन किसान के पास जितना जो ज्ञान पहुंचना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सारा ज्ञान मेरे पास ही है। जी, जी, मेरे साथी हैं, जैसे सुंडाराम जी हैं, अच्छा, सुंडाराम जी संतोष जिगर है, जी, दूसरी संतोष है, और बाजरे के किसान हैं, अच्छा, प्याज वाले हैं, ये जो जितने हैं तो यही हमारी लोकल सब्जियां हैं। अच्छा। प्याज वाला प्याज के बारे में बताएगा, मिर्ची वाला मिर्ची के बारे में बताएगा, गोभी वाला गोभी के बारे में बताएगा, बाजरे वाला बाजरे के बारे में हाँ, बताएगा। जो विशेष कर रहा है उसी के तो बारे में वो विशेष जो कर रहा है वो अपना वो बताएंगे। सरकारी आदमी हैं, वो किसान को क्या क्या सरकार से लाभ मिल रहा है, किस तरह से, उसके बारे में बताएंगे। किसान की नई योजना क्या है उसके बारे में बताएंगे। और किसान को ये भी बताना है कि देखो, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से ये कह रहा हूँ, किसान जब हड़ताल करने पर आज़ाद तैयार होता है तो वो किसान के लिए शर्म की बात होती है। जी, हमें हड़ताल करने के लिए नहीं, हम अन्नदाता हैं जी, हमारा पहला कर्म ये है कि हम जितना हो सके किसी को भूखा नहीं देखें, किसी को जहर नहीं खिलाएं, और अन्नदाता होने के साथ साथ किसी के सामने हाथ नहीं बांटे। हमारे पास जो की बाजरे की जो भी है वो खिलाकर हम खुश हों, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं बांटे और किसी को गलत वो नहीं ले। ये मेरा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य के लिए जब तक मेरा जीवन है, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जितना भी है, उसके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। और देखो, ईश्वर को अगर याद रख के उसकी साक्षी में ये मैं कर रहा हूँ जी, तो इसमें कितनी सफलता मिलती है, कितना लोगों का सहयोग मिलता है, वो इन्होंने जो बताया कि जो भी खेती में प्रशिक्षण देना चाहते हैं, चाहे वो अनुदान इनसे ले, लेकिन ये देखकर उनको बुलाएंगे, लेकिन किसानों को जो शिक्षा वगैरह देनी है वो दिलवाएंगे। ये इनका किसान से कुछ नहीं लिया जाएगा, किसान से कुछ नहीं लिया जाएगा। तो अभी आपने वीडियो के अंतर्गत देखा कि कैसे उन किसान ने अपनी जर्नी बताई, जो कुछ भी था उन्होंने बताया कि
उनके पिताजी भी पहले खेती करते थे, तो उन्होंने भी 10 वर्ष की उम्र या 10 वर्ष या फिर उन्होंने बताया 10वीं क्लास से ही उन्होंने खेती के अंतर्गत अपना पैर जमाया। कई असफलताएं भी मिली लेकिन उन्हें हार नहीं मानी।